जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम BScs 4 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं या उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो है हमारे पास डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। और उसमें हमारा जो आज का जो लेक्चर होगा वो सेकंड लेक्चर होगा, जबकि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और एल्गोरिथम्स के अंदर हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो असिम्प्टोटिक नोटेशन है। असिम्प्टोटिक नोटेशन स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है। असिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली एक मैथमेटिकली टूल है जो हम अपने एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। असिम्प्टोटिक नोटेशन में बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी को मद्देनज़र रखा जाता है कि लाइक अगर हम बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी की तो हमारे पास दो तरह की कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी की बेस पे हमने आज असिम्प्टोटिक नोटेशन को डिस्कस करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हम इसमें रेंज देखते हैं, हम इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन देखते हैं, हम इसमें टाइम का देखते हैं कि एक हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो कितने टाइम्स रन हो रहा है। लाइक अगर इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक लूप कंस्ट्रक्ट है और मैं इसकी रेंज लगा देता हूँ। लाइक अगर उसने 0 से स्टार्ट होना है और 10 तक जाना है तो उसने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। हमारे किसी भी एल्गोरिथम की अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट काम परफॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स, टाइम कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम असिम्प्टोटिक नोटेशन का सहारा लेंगे। असिम्प्टोटिक नोटेशन में हमने 3 स्टेप्स को लिखा हुआ है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वर्स्ट केस है जिसको हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं और उसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं। इसके बाद बेस्ट केस है, ओमेगा से डोनेट किया जाता है। उसके बाद हम उसको बेस्ट केस को लोअर बाउंड भी कहते हैं। उसके बाद एवरेज केस है, थीटा से डिनोट किया जाता है, टाइट बाउंड कहलाता है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कोड है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आना चाहते हैं, इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं। हम अगर वो एल्गोरिथम शुरू से लेके एंड तक सारे एल्गोरिथम को या कोड को हम इन्हेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो हमारा वो वर्स्ट केस में आएगा जिसमें हम क्या कहेंगे, बिग ओ नोटेशन को यूज़ करेंगे, वो अपर बाउंड कहलाएगा। अगर हम उसके बाद की बात करते हैं, बेस्ट केस की बात करते हैं, तो बेस्ट केस में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा कोड जिसमें हमें कम इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट्स की फॉर्म में होता है, इम्प्रूव्ड होता है। वो हमारे पास किस फॉर्म में आता है? बेस्ट केस की फॉर्म में आता है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। हम उसको क्या कहते हैं? लोअर बाउंड कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एवरेज केस है जिसको थीटा से डिनोट करवाया जाता है और उसको हम टाइट बाउंड का नाम देते हैं। एवरेज में क्या होता है कि कोड हमारा इम्प्रूव्ड भी होता है लेकिन हमने उसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी होती हैं, यानी कुछ काम पहले से हुआ होता है, कुछ काम हमने और करना होता है। वो किस में आता है? वो एवरेज केस में कंसीडर किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है बिग ओ है, हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसमें हम कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो एज्यूम करेंगे और उसके बाद हमारे पास अनदर फंक्शन होगा जिसमें हम n की रेंज लेंगे, यानी एक हम रेंज में काम करेंगे। जब हम बिग ओ की बात करते हैं जिसमें अपर बाउंड है, उसमें हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो fn लेस देन इज इक्वल टू c डॉट gn का फंक्शन। तो बेसिकली देखा जाए जो हमारे पास fn है वो एक हम फंक्शन एज्यूम करते हैं, जबकि हमारे पास जो c एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसके बाद जो gn है वो रेंज को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा में क्या होगा? ओमेगा में फंक्शन जो f होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगा c डॉट gn फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये रेंज को डिफाइन करता है, ये बेसिकली n ही कंसीडर होता है। यहाँ पे भी हम gn फंक्शन को n कंसीडर कर लेते हैं और जो ये c होता है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है।
स्टूडेंट्स हम इसको क्या कहेंगे, लोअर बाउंड का नाम देंगे। अगर हम थीटा को देखें तो हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं, एक C1 फंक्शन होता है, उसके बाद एक C2 फंक्शन होता है। लेकिन जो फंक्शन हम अज्यूम करते हैं वो मिडल दिस फंक्शन यूज़ किया जाता है। लाइक अगर हम देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो ये है कि C1 डॉट GN फंक्शन लेस देन FN फंक्शन लेस देन इज इक्वल टू C2 GN फंक्शन। यानी जो हमारे पास FN फंक्शन होगा वो मिड में आएगा। स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले बिग O की बात करते हैं तो उसमें वर्स्ट केस होता है, तो इसमें हमने एक पहले फंक्शन एज्यूम कर लेना है। कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाता है, जो फंक्शन होगा वो n में कंसीडर किया जाएगा। लाइक अगर हमारे पास एक फंक्शन है 2n+5, ये एक फंक्शन हमने एज्यूम किया। अगर हम इसके 3 पार्ट बना लें 2n+5, इसका अगर हम लोअर बाउंड देखें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 2n होगी। अगर हम टाइट बाउंड की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2n होगी। अगर हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो 2n में +1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 3n कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड में एक प्लस कर दिया जाए तो वो 3n कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स इसी की बेस पे, इसी फंक्शन की बेस पे हमने क्या करना है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड की वैल्यू को या उसकी रेंज को डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास बिग O सबसे पहला वर्स्ट केस है। हमारे पास एक नोटेशन है इसकी, FN फंक्शन लेस देन इज इक्वल टू C डॉट GN फंक्शन। हमने अभी बात की थी कि जो हमारे पास वर्स्ट केस होता है जिसको हम अपर बाउंड का नाम देते हैं, वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो हम C की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेंगे, 3 कंसिडर कर लेंगे। तो अगर हम इसको फंक्शन की बेस पे इसको डिफाइन करें या इसको कन्वर्ट करके लिखें तो हमारे पास FN की जो वैल्यू है या उसका फंक्शन है, यानी n का जो फंक्शन हमने एज्यूम किया हुआ है वो 2n+5 है। FN फंक्शन हमारे पास ये वाला आ गया, लेस देन इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये n ऐसे ही हमारे पास आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और हमने ये वाली कंडीशन को ट्रू करना है कि हमारे पास जो FN फंक्शन है वो लेस देन है CGN फंक्शन के। तो हमारे पास रेंज आएगी, हम इसकी एक रेंज कंसीडर कर लेंगे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। जहां तक हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हम वहां तक n की वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, यानी उसकी रेंज हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि 2n+5 है जो कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेस देन इज इक्वल टू 3n है जो कि C की वैल्यू आ रही है और ऊपर से n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अगर हम n की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो n की जगह ये 1 आ गया, फिर 1, फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ 2 आ जाता है, 5 वैसे आ गया हमारे पास, लेस देन इज इक्वल टू 3, और ये मिला के कैलकुलेट करके हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो 7 लेस देन इज इक्वल टू 3 है। डेफिनेटली जो 7 है वो ग्रेटर देन है, वो इक्वल टू नहीं है, ना वो लेस देन है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर हम n की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं, यानी उसकी रेंज अगर हम 2 रखते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे पास n की जगह पे क्या लग जाएगा, 2 आ जाएगा, सेम एज 2 आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 एज इट आ गया, लेस देन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, 5 प्लस 4 कितना हुआ 9, लेस देन 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 6। डेफिनेटली अब जो 9 है वो भी ग्रेटर देन है, ना तो इक्वल है ना वो लेस देन है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, ये भी फॉल्स हो रही है। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चलते हैं, n की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 5 एज इट आ गया हमारे पास। अगर हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 + 5 कितना हुआ 11, लेस देन इज इक्वल टू 9। तो ये भी हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 11 ना तो छोटा होता है, ना ही वो इक्वल होता है 9 के 11 जो है।
तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब n इज इक्वल टू 4 है, तो अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, तो यहाँ पे देखें कि अगर 8 है, यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना होगा 13, लेस देन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12, तो 13 लेस देन इज इक्वल टू 12 नहीं होता, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इसके बाद हम क्या कंसीडर करेंगे, n की वैल्यू हम 5 कंसीडर करेंगे, यानी रेंज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो गया। उसके बाद 5 ये यहाँ पे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना 15 हो गया। तो यहाँ पे देखें 15 लेस देन इज इक्वल टू 15, 15 जो है वो छोटा नहीं होता 15 से, लेकिन इक्वल लाजमी होता है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो fn फंक्शन है वो इक्वल है, ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, बिग O GN फंक्शन के। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो केस आ रहा है वो ओमेगा का है, जिसको हम बेस्ट केस कंसीडर करते हैं, लोअर बाउंड कंसीडर किया जाता है। अब इसमें क्या है कि सेम एज इट हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, fn फंक्शन सेम एज इट आ जाएगा जैसे हमने उसको अज्यूम किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो लोअर बाउंड है उसकी वैल्यू कितनी है, 2n है। तो हम c की वैल्यू 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2n कंसीडर कर लिया जाएगा। अब हमने n की रेंज देखनी है, यहाँ पे देखें कि n की वैल्यू कितनी हम सपोज की हुई है, 1 सपोज की हुई है। तो हम फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, और अब n की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 5 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 होता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना हो 7, ग्रेटर इज इक्वल टू, ये कितना आंसर आया 2। तो डेफिनेटली देखें कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो सो हम लिख सकते हैं कि fn जो फंक्शन है वो इक्वल है ओमेगा यानी gn फंक्शन के, यानी यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन हमारे पास आ रहा है वो थीटा है, जो कि हमारे पास एवरेज केस कहलाता है, और हम इसको टाइट बाउंड भी कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, लाइक अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लें तो 2n है, इसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, हम 2n कंसीडर करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, एक C1 फंक्शन कंसीडर करेंगे, उसके बाद एक C2 फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा fn फंक्शन है वो मिड में आएगा। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास C1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 2n थी, लेकिन जो C2 है वो हमारे पास अपर बाउंड में कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम फंक्शन लिखते हैं और उसमें वैल्यू अज्यूम करते हैं, लाइक अगर हमने n की वैल्यू 1 अज्यूम की सपोज की रेंज के लिए, और यहाँ पे देखें कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 2, n की वैल्यू फिर 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ पे देखेंगे 2 लेस देन इज इक्वल टू 7, 2 लेस देन तो है 7 से, लेकिन 7 लेस देन नहीं है 3 के, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो अगली बार हम क्या अज्यूम करते हैं, n की वैल्यू 2 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, और यहाँ पे अगर हम देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3n है तो n की वैल्यू 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे देखें 4 लेस देन इज इक्वल टू 9, ये कंडीशन तो ट्रू होती है, लेकिन 9 लेस देन इज इक्वल टू 6 ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो जब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है इसमें, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब इसकी इसी तरीके से अगर n की वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो n की वैल्यू कंसीडर करने से जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो 6 लेस देन इज इक्वल टू 11 एंड 11 लेस देन इज इक्वल टू 9, ये कंडीशन भी हमारे पास क्या होती है, फॉल्स होती है। सेम एज इट अगर हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू 4 कंसीडर करते हैं, तो 2n लेस देन 2n प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 3n, अगर हम इसका कैलकुलेट करें n की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमारे पास 8 लेस देन इज इक्वल टू 13,
13 लेस देन इज इक्वल टू 12 का ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती क्योंकि 13 लेस देन नहीं होता 12 की। स्टूडेंट्स एंड पे हमने क्या करना है, एन की वैल्यू 5 कंसिडर करनी है। यहाँ तक हमने चलते जाना है जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो हमने जब इसमें एन की वैल्यू 5 पुट की तो हमारे पास ये पहली जो वैल्यू आ रही है वो 10 है, लेस देन इज इक्वल टू 15 है, लेस देन इज इक्वल टू 15 है। यहाँ पे देखें 10 15 से छोटा है लेकिन 15 के बराबर है, छोटा तो नहीं होता लेकिन बराबर ज़रूर है। तो हमारे पास ये दो कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो यानी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई हैं। यहाँ पे देखें हमारी जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास जो जब कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ एन फंक्शन इज इक्वल टू थीटा जी एन का फंक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, 3 केसेस को देखा। उसमें हमने एक फंक्शन एज्यूम किया, उस फंक्शन के थ्रू हमने सी की एक वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट करने के बाद जी एन की रेंज लेके हमने उस फंक्शन को प्रूफ किया, उसकी कंडीशन को हमने प्रूफ किया, जो कि सारा चीज़ किस में कंसीडर की जाती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कंसीडर की जाती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आज का हमारा जो टॉपिक था एसिम्प्टोटिक नोटेशन का। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का अगर मैं एंड पे ओवरव्यू ले लूँ कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी जो कि एल्गोरिथम की होती है उसका एनालिसिस करने के लिए, उस कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करने के लिए हम उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो आपका लाइव सेशन होगा टीम ऐप पे वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक लिए खुदा हाफिज़।